अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। 8 फरवरी के हवाले से इंतखाबात की तवक्कात और एक्सपेक्टेशन से हटकर यकीनन सबसे बड़े नताइज ने जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर भूचाल बर्पा किया है, उसके बाद बहुत सी सियासी जमातें जो तवक्कात ये कर रही थीं कि वो माजी के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करेंगी, वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। और जिन जमातों के बारे में ये तवक्कात थी कि वो शायद बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, उन्होंने तवक्कात से बहुत बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन अभी तक सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से कुछ भी सूरत हाल वाज़ेह होती नज़र नहीं आ रही है। अमूमन वो जमातें जो कि शायद नशिस्तों के हवाले से तो एक महदूद हिस्सा रखती हैं, लेकिन हुकूमत साजी और हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, यकीनन वो जमातें इस वक्त कलीदी किरदार अदा करती हुई नजर आएंगी। पंजाब में छोटी जमातें अपनी जगह, लेकिन सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो जमात है जिसको अक्सर व बेशतर दीवार से लगाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन इस मरतबा जैसे MQM की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा था कि 2013 जैसे नताइज वापस लाने की कोशिश की जाएगी, एक मरतबा फिर बड़ा वाज़ेह और मजबूत मैंडेट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिला है। पीपल्स पार्टी और GDA इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि MQM एक बड़े मैंडेट के साथ वापस मैदान में उतरी है। अब देखना ये होगा कि जो तवक्कात वहाँ के शहरियों ने MQM से लगाई हैं वो पूरी होती हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस हवाले से बहुत पहले ये वाज़ेह कर दिया गया था कि MQM ने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला करेगी। तो यकीनन MQM के हवाले से नून लीग की और पीपल्स पार्टी दोनों की ये कोशिश होगी कि हुकूमत साजी में MQM बुनियादी फैसला कुन किरदार अदा करे। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आया क्या जहन रखती है और किस अंदाज में आगे चलेगी, और ख़ास तौर पर जिस वोट बैंक के ज़रिए उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो पार्लियामेंट में जाएं, क्या उस मैंडेट को भी मलूज़ खातिर रखा जाएगा। यकीनन MQM का आने वाले हफ्तों में और दिनों में किरदार बड़ी हद तक ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि फैसला कुन भी होगा। और इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब। फैसल साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, और आपको बहुत मुबारक भी हो कि कराची से और सिंध में जो आपको भरपूर मैंडेट एक अरसे के बाद मिला है। अवाम ने न सिर्फ एतमाद का इजहार किया है बल्कि अब तवक्कात भी MQM से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पहले तो ये फरमाइएगा कि उस एतमाद के जवाब में MQM अब क्या सोच रही है कि जो कुछ मैंडेट की सूरत में मिला उसकी पासदारी तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत बनाने और जोड़ तोड़ के अमल में क्या उस मैंडेट को भी मलूज़ खातिर रखा जाएगा MQM की तरफ से? जी, बहुत शुक्रिया सना। मेरे ख्याल में इंतहाई अहम आपने नुकात उठाए हैं अपने तमहीद में। ये दोनों ज़िम्मेदारियां हैं हम पर। कल आपने देखा होगा कि जिनाह ग्राउंड अजीज़ाबाद में कोई अरसा 8 साल से भी ज़्यादा के बाद MQM ने अपना एक यौम तशक्कुर हम मना रहे थे, और अनप्रेसिडेंटेड था ये। सिर्फ जिनाह ग्राउंड नहीं, अतराफ़ की सारी गलियाँ और सड़कें भी जो थीं वो लोगों से, फैमिलीज से, ख़वातीन से भरी हुई थीं। और उनके सामने हमारी सीनियर लीडरशिप ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, डॉक्टर खालिद मकबूल साहब ने बड़ा वाज़ेह ये किया कि देखिए, कामयाब हुए हैं इंतखाब में, जीते नहीं हैं। जीत उस वक्त होगी कि जब आप लोगों के लिए डिलीवर करेंगे कि जो आप पे ज़िम्मेदारी डाली गई है बतौर रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली और हम पर एक जमात के। और डॉक्टर खालिद मकबूल साहब ने भी बड़ा वाज़ेह किया कि अवाम में रहना होगा MPs को, MNAs को। यानी एक तरफ तो ये पाबंदी लगाई है, दूसरी तरफ उस ज़िम्मेदारी का, जिस तरह आपने इशारा किया कि मैंडेट की पासदारी, वो हम पर भी लाजिम है और हम उसको महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि जहाँ दीगर जमातों के जहन में ये बात होगी कि वज़ीर आज़म किसका होगा, फ़लाँ वज़ीर किसका होगा, स्पीकर किसका, चेयरमैन सेनेट किसका, हमने कल जो मुलाकात हुई थी, मैं आपको बहुत वज़ाहत के साथ बता सकता हूँ कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के शहरी इलाक़ों को वफाक की जानिब से नज़रअंदाज किया गया। सूबा तो खैर करता ही करता है, लेकिन कराची और हैदराबाद में हम सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आए हैं। तो हमने उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स और इस तरह के लोगों के लिए बात की है। और साथ ही साथ हमने जो आइनी तरामीम तजवीज़ की थी कि बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती निज़ाम हुकूमत हो, तो ये वो ज़िम्मेदारी ही है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई इस तरह की चीज़ों की डिमांड नहीं कर रहे कि कौन सी किसकी क्या वजारतें हों, बल्कि हम पहले तो हम इंतज़ार भी कर रहे हैं कि देखें ज़रा ये गैज़ेट नोटिफिकेशन जब हो जाते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद अरकान ने कोई ना कोई जमात में शामिल होना होता है, और उस जब वो तय हो जाएगा कि कौन किसी जमात में शामिल हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, और उसके बाद मखसूस नशस्तें कितनी किस जमात के पास आएंगी, तो इसके बाद एक मंजरनामा थोड़ा और वाज़ेह होगा कि हुकूमत के लिए जो तादाद
इस वक्त मतलूब है वो कितने नंबर्स किन 2 जमातों या 3 जमातों के पास मिलकर हैं इस वक्त। तो किसी के पास भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं है। फैसल भाई तो ये जब हो जाएगा एक सवाल की तो उसके इजाजत बाद दें अगर फैसल भाई। देखिए अब इस वक्त तो पीपल्स पार्टी जी और नून लीग बिल्कुल ऊपर नीचे है ना। हम चले पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तो हम काउंट नहीं करते, मुश्किल ही है कि उनको हुकूमत बनाने का मौका मिले सर। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पीपल्स पार्टी उनके साथ ना जाए और वो अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाने की बात करें। तो क्या वैसे इस हवाले से कोई क्लैरिटी एमक्यूएम के जहन में मौजूद है कि हमने सिर्फ नून से ही इत्तेहाद करना है, या पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, या किसी भी जमात से हो सकता है? देखिए सना, सियासी इंतहा पसंदी ना किसी को भी जेब नहीं देती। आप सियासत में हैं, आप वोटर के पास भी तो जाते हैं वोट मांगने। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका वोटर हो, आप उसको जाते हैं, उससे बात करते हैं। इसी तरीके से जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं ना, भले पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जो भी पार्लियामान में है उसको लोगों ने वोट दिया है। हो सकता है कि उस हल्के की जो दीगर जमातों के वोटर हैं या उस जमात के जो मुखालिफ हैं वो उनको ना मानते हों, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भर में लाखों लोग, मुख्तलिफ सियासी जमातों के करोड़ों लोग एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात के और दूसरी जमात को छोड़ के तीसरी जमात के मानने वाले हैं। तो बात होनी चाहिए। हम सियासी इंतहा पसंदी के बिल्कुल कायल नहीं है। बल्कि कल हमने ये भी बात की अपने जलसे में, तकारीर में, कि देखिए आइडियल तो हमारे लिए यही था कि हम सूबे सिंध के शहरी इलाकों से जीतते आए हैं। 1988 से लेकर आज तक 35 साल हो गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो सबसे ज़्यादा नशस्तें दही सिंध से ही जीतती है। तो क्या ही अच्छा होता कि दोनों जमातें आपस में बात कर रही होती। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है, उनकी जो सर्विस डिलीवरी की नीयत नहीं रही शहरी सिंध में, जिसकी वजह से हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर वो बात करना चाहेंगे और इन टर्म्स के ऊपर कि शहरी सिंध के हवाले से उनकी क्या सीरियसनेस है और वो क्या सर्विस डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं, लोगों को क्या रिलीफ देते हैं, सिर्फ तरक्याती वसाइल का तो मसला नहीं है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ तो नौकरियों में जो नज़रअंदाज किया जाता है शहरी सिंध के बच्चों को, दाखिलों में नज़रअंदाज किया जाता है और दीगर चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है। पार्टी बैठ के बात करेगी तो बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल भाई, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं जिन पे चाहती हूँ कि आपका कमेंट यकीनन हमें मिले। एक तो ये कि जीडीए की तरफ से भी ये अभी कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा जी कि एमक्यूएम को ज़्यादा सीटें दी गई। मतलब उनका एक कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की कि जो 2 नशिस्तें मिली हैं वो भी आप एमक्यूएम को दे दें। एक तो ये कि क्या वाकई अवाम के मैंडेट के हवाले से इस तरह का मजाक बनता भी है सियासतदानों का? और दूसरा, पीपल्स पार्टी पहले ये कहती रही कि हम एमक्यूएम को सीटें नहीं लेने देंगे, हमने बहुत काम किया है, मुर्तज़ा वहाब साहब की सूरत में अर्बन एरियाज़ में बहुत काम हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो सर पीपल्स पार्टी को आपको क्या लगता है कि बेसिकली एमक्यूएम के लोगों को परफॉर्म तो करने नहीं दिया जाता था, लेकिन बेसिकली एमक्यूएम वापस अपना वोट रिवाइव करने में आखिर कामयाब कैसे हुई है? ये 2 चीज़ें हैं सना। पीर साहब का, अच्छा मैंने जो बयान देखा वो तो शायद ये कह रहे थे कि 2 सीटें भी जरदारी साहब को दे दें। अगर उन्होंने हमें कहा है तो बिस्मिल्लाह जी। मैं तो अभी वो कैलकुलेशन ही आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले कर रहा था, रिजर्व सीट्स की एक एक्सेल शीट पे फार्मूला लगा के तो दे देते तो ठीक है, हमारी एक आध नशस्त बढ़ जाएगी और उसके अलावा भी ख़वातीन की। मुझे नहीं इल्म पीर साहब पगारा यूँ क्यों कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के 15 साल बिला शिरकत गैर जो इक़्तिदार है सूबा सिंध में, उसने जो पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ तो उन्होंने वन वे और अदर अपने मुखालिफिन जो रनर अप और सेकंड रनर अप भी होते थे उनको भी जरदारी साहब ने अपने साथ मिला लिया है। तो वहाँ यकीनन मुश्किलात हैं और पीर साहब पगारा का गुस्सा जो है यकीनन उसकी कुछ वजूहात होंगी जिनसे शायद मैं इस वक्त आगाह नहीं हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि जी ये पीपल्स पार्टी कहती थी हम नशिस्त से लेने के, सामने किसी मिसाल है, हमने कराची शहर की 73 यूनियन काउंसिलों को ना शामिल किए जाने पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में हमने जहाँ जमात इस्लामी पीटीआई सबसे बात करने की कोशिश की तो वहाँ पीपल्स पार्टी से भी बात करते थे, और फिर जब उन्होंने हमारी बात उस वक्त नहीं सुनी तो हमने तो बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। हमारे बॉयकॉट के नतीजे में क्या हुआ, क्या कराची का ज़िला वस्ती जिसको बिलाल साहब फरमा रहे थे या उनके करीबी रफ़क़ा कि वो फ़तेह कर लेंगे, या कराची का ज़िला कोरंगी है मिसाल के तौर पर, या कराची का ज़िला शर्क़ी है, या कराची का ज़िला गरबी भी है, एमक्यूएम ने तो कर दिया बॉयकॉट। कितनी सीटें मिली? सेंट्रल में मेरे ख्याल में 3 यूनियन काउंसिल हैं उनके पास 50 में से। बिल्कुल इसी तरीके से कोरंगी में भी शायद एक आधी होगी। तो वो तो नहीं जीत सके थे ना यहाँ पर। अब हमने बॉयकॉट किया था इसलिए वो जमात इस्लामी और पीटीआई में वो चली गई थी। फिर हमारे
मर्जर के बाद हमारी तंजीम की एक्टिविटी बहुत बड़ी है और मेरे ख़्याल में उसका मुज़ाहरा हम कर रहे थे कोई सितंबर अक्टूबर से तो हमने कराची के हर टाउन में अपने जलसे शुरू कर दिए। ग्राउंड पर कैंपेन तो कराची शहर में हमारे अलावा किसी ने चलाई नहीं है। तो ये सारी की सारी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में हमारा वर्कर बेस बढ़ा, हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर बढ़ा, अप्रोच बढ़ी। लोग हमसे चाहते थे कि हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें और मुनज़्ज़म भी हैं हम। तो ज़ाहिर सी बात है जब मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होंगे और मुतहर्रिक होंगे तो उसके नताइज तो निकलते हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन फैसल भाई अब थोड़ा सा अगर मैं माजी से कंपेयर करूं तो पहले भी ये होता रहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करती रही और विफाक में वो इत्तेहाद भी करते रहे, लेकिन आपके ख्याल में आपकी जमात ने पिछले अदवार में जो सबक सीखा उससे ये ज़रूर वाज़े हो गया कि विफाक वादे करके मुकर जाता है या भूल जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और जिसका खमियाजा MQM को भुगतना पड़ता है। सर, इस मरतबा जिन भी टर्म्स के ऊपर बातचीत होगी, क्या ये अश्योरेंस मौजूद होगी कि जो वादे किए जाएं कराची और सिंध के अर्बन लोगों के साथ, अर्बन सिटीज़ के साथ, वो वादे कैसे पूरे करवाए जाएंगे? क्योंकि वापस तो फिर उन्हीं लोगों में जाना है MQM ने जिन्होंने वोट दिया था। देखिए सर ना, दो चीज़ें हैं। एक तो 18वीं तरमीम के बाद ना इख्तियारात और वसाइल बहुत बड़ी हद तक वो सूबों के पास आ गए। तो जो सर्विस डिलीवरी है वो सूबाई हुकूमतों का काम है। बदकिस्मती के साथ कराची शहर के लिए रहता यह है कि यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो उसकी नुमाइंदगी ही नहीं करती। अच्छा, नुमाइंदगी ना भी कर रहे हो, आपको वोट नहीं मिला, भाई सूबे का तो दारुल हुकूमत है। 95-98% टैक्स तो सूबे का इसी शहर से जमा होता है। तो आप यहाँ पर लोगों पर खर्च तो करें, इनके बच्चों को जाली डोमिसाइल बनाकर मुलाजमतों से तो महरूम ना करें। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ वफाक का क्योंकि स्कोप महदूद रह जाता है, तो मुझे बहरहाल फिर भी ये लगता है कि जब हम PDM की हुकूमत में थे तो हमने खासी हद तक कराची शहर के लिए जो हम रिलीफ ले सकते थे, भले वो कैफ़े और मंसूबे के ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग यहाँ पर रखवानी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क़याम हो और दीगर जो वफाकी मुलाजमतें हैं वो तो हमने की, लेकिन वफाक का स्कोप महदूद है। बिगर पॉलिसी में तो वफाक बहुत है। ख़जाने की पॉलिसी बन जाएगी, पेट्रोलियम डिवीज़न की बन जाएगी, गैस के प्राइसेस हो जाएंगे, खारजा की हो जाएगी, दिफा की हो जाएगी। लेकिन जो लोगों को चाहिए बल्दियाती सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, पुलिस के मसाइल, रिफॉर्म्स, ये सारे के सारे सूबाई हुकूमत के हैं। तो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की। हम अगर किसी कोलिशन में जाते हैं और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होती है तो हम यकीनन उनसे ये बात करेंगे कि जी आप यहाँ सूबे में तो बात करें कि सूबे में यहाँ कराची शहर को और हैदराबाद शहर को और सिंध के दीगर शहरी इलाकों को आप किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जाने से पहले फैसल भाई दो सवाल और। एक तो ये कि हाफिज नईम साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मैं वो हल्का छोड़ता हूँ जिस हल्के से मुझे कामयाब करवाया गया है, वहाँ पर जो PDI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे। एक तो ये कि आपके ख्याल में क्या वाकई कुछ हल्कों में ऐसा भी हुआ था कि उम्मीदवार कोई और कामयाब हुआ है और कामयाब करवाया किसी और को गया? वो मैसेज जो उन्होंने दिया है उसकी क्या आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेट उसको फर्दर होना चाहिए? और दूसरा ये कि आपके ख्याल में नून लीग या पीपल्स पार्टी अगर कोई चॉइस मिलती है तो क्या इस वक्त MQM का एक जहन में क्लैरिटी मौजूद है कि हमने नून के साथ बैठना है अगर, तो हतमी तौर पर क्या ये डिसाइड हो चुका है या इसमें आने वाले चंद घंटे वाजे करेंगे कि वो अलायंस बनता है या नहीं बनता? सर मेरे ख्याल में ये तो अगले चंद घंटों में या कुछ दिनों में वाजे होगा। जिस तरह मैंने कहा ना कि अभी तो बातचीत इब्तिदाई चल रही है और इंतखाबात से पहले हम अपना जहन वाजे कर चुके थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके साथ हम चाहेंगे किसी विफाकी अगर कोलिशन में जाना। लेकिन क्योंकि अब सीट्स की तादाद ऐसी आई है कि शायद उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, तो हमें सोचने के लिए स्पेस चाहिए और वो स्पेस पीपल्स पार्टी अगर सिंध के शहरी इलाकों में सर्विस डिलीवरी के वादे करती है, लोगों को सहूलियात फराहम करने के, तो शायद हमें भी सहूलत होगी इस तरह कोई फ़ैसला करने के। अभी ये करीनस कयास है बात कि किसके साथ जाएंगे और क्या होगा। जहाँ तक हाफिज़ नईम साहब वाली बात है, मुझे नहीं इल्म कि वो उनके पास उन्हें ये कैसे इल्म हो गया कि कौन जीता हुआ था और कौन नहीं जीता हुआ था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, पिटिशंस लगती हैं। हमारे भी उम्मीदवारों के खिलाफ बाज़ लोग चले गए अभी हाई कोर्ट में, हालांकि काम वो इलेक्शन पिटिशन का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है, वो भी हाई कोर्ट के जज ही होते हैं जो वो देखते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस है, तो जिसकी भी शिकायत जाए वहाँ जानी चाहिए। जिन लोगों को भी ये शिकवा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान, यानी एक पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग अफसर ने गिनती गिनी है
और वो गिनती गिन के रिटर्निंग अफसर को दी है और उसने सबको जमा किया पूरे हल्के के, उन दोनों में अगर कोई फ़र्क है तो उसको वाज़ेह होना चाहिए और जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं जायज़ उसको जीता दिखाना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल हम भी कई जगहों के ऊपर पिटिशंस करेंगे जहां हम पर हमें एतराज़ात हैं, और जिसको भी एतराज़ है वो जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और फिर वो हाई कोर्ट के जज हैं, वही फैसला होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल सब्ज़वारी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। यकीनन तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना जहन वाजे नहीं किया है, लेकिन जिस भी जमात से बातचीत होगी ये ज़रूर वाजे है कि क्या मुतालबात उन्होंने टेबल पर रखने हैं, और अगर उन मुतालबात को एड्रेस किया जाता है तो फिर यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने वोटों का जो बैगेज है वो उनके सपुर्द करेगी। इसी नोट के साथ एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पंजाब और विफाक में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन सी सियासी जमात नंबर गेम में तो आगे है लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर अभी भी उनको इस हवाले से कई मुश्किलात का सामना है, खास तौर पर नून लीग इसमें सर फहरिस्त है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 8 फरवरी के बाद जैसे जैसे दिन और घंटे गुजर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद कम हो रही है और नून लीग में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना मुश्किल होगा कि आया नून लीग हुकूमत बनाने की मुस्तहकम पोजीशन में है या फिर कमजोर पोजीशन पे है। लेकिन क्या विफाक और पंजाब में नून लीग ही हुकूमत करेगी या फिर नहीं, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। न्याज़ी साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सर इलेक्शन से पहले इसी प्रोग्राम में आपने जिक्र किया था कि प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है लेकिन सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है। सर अब 8 फरवरी का दिन गुजर गया, आपको लगता है कि जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी तमाम लोगों की तरफ से इंक्लूडिंग सहाफ़ी, क्या वो प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई या फिर बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये 8 फरवरी का इंतखाब? मेरा ख्याल में अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। 2-3 चीज़ें हैं। मैंने कोई 2 हफ्ते पहले कॉलम लिखा था, मेरा ख्याल में कोई 20-22 जनवरी को लिखा था। उस कॉलम मैंने कहा था कि मादर पिदर आज़ाद इलेक्शन, तब तक बल्ले का निशान भी ड्रॉप हो चुका था। तो इस सारी मौजूदगी में और जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को स्पेस भी नहीं मिलनी थी और उम्मीदवार भी पहली सफ के नहीं थे, दूसरी या तीसरी सफ के जो लीडर्स थे उनमें से बहुत सारे कसीर तादाद पहली सफ के भी कई थे। तो ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ जो है, मेरे नज़दीक मैंने उस कॉलम में लिखा था कि मुस्लिम नून 90 सीट्स लेगी और तहरीक इंसाफ 70 सीट्स लेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 से 55 तक सीट्स लेगी। ये 20-22 जनवरी के मेरे कॉलम में था, ये जो जंग में छाया हुआ। जी बिल्कुल। सूरत हाल ये है जी कि इस इलेक्शन के अंदर बेशुमार सरप्राइज आई हैं। मतलब मेरी एक बिल्कुल नपी तुली राय थी कि अगर आपने इलेक्शन कराया तो सत्यानाश और ना कराया तो सब सत्यानाश। इसमें मुझे 2 राय नहीं थी कि ये इलेक्शन जो है एक पाकिस्तान को ना कराए या कराए, दोनों सूरतों में गहरी दलदल में धकेल के चला जाएगा। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। एक जो सियासी अदम इस्तेकाम का एक सिलसिला जो पिछले 8-10 साल से जारी सारी था, उसका अजाला करने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए जा रहे थे, ना लिए गए थे, ना अब लिए जा रहे हैं। बाकी यह कि मुस्लिम नून जो है 80 छोड़ो सारे आजाद मिला के 140 सीटें भी बना ले, तो ना उनके पास इखलाकी जवाब है हुकूमत बनाने का और ना उनके पास सीट्स के लिहाज से कोई जवाब नहीं। लेकिन न्याज़ी साहब, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा हाई टाइम था। सर मैं इसी नुक्ते पे सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें। सर एथिकली जिस तरह हाफिज नईम साहब ने कहा कि मैं वो सीट नहीं लेना चाहता कराची में जिस पे मुझे ज़बरदस्ती जितवाया गया है, सर जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी क्या सियासत को खैरबाद कह दिया, तो सर अगर नून लीग भी ये कह दे कि एथिकली हम जितना जीते हैं हम उसी पोजीशन पर स्टैंड करेंगे, तो क्या बेहतर नहीं होगा ये नून लीग की पोजीशन के लिए? मुस्लिम नून को मेरा ख्याल है 2014 से लेके एक तसलसल के साथ 2021 तक नवाज शरीफ साहब को सियासत से बैठ धकेला गया। उनको हर वो काम किया गया जिसने उनकी सियासत को ज़ोफ पहुंचाया, जिनकी उनकी सियासत को गैर मकबूल किया, वो सारे काम कराए गए जिससे इमरान खान साहब की सियासत को पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया गया। सारा रियासत पाकिस्तान, अदालती निज़ाम, सब कुछ जो है जिसको कहना चाहिए कि नवाज शरीफ पे पिल पड़े थे और इमरान खान साहब को उन्होंने हाथों में उठाया हुआ था। उनकी आंखों की ठंडक बने हुए थे इमरान खान साहब।
तो वो सारे उसमें एक ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस उससे अच्छी होनी चाहिए थी। वो जब 2008 में मुस्लिम लीग वापस आई थी नवाज शरीफ साहब इतने बड़े स्टे के बाद, तो भी उन्होंने कोई मेरा ख्याल में 60-70 सीट्स ही ली थी। ये बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि 10-15 सीट्स उनकी मुस्लिम नून से कम रहेंगी, और उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि इमरान खान साहब के पास पब्लिक सपोर्ट की कमी थी। उसकी वजह ये थी कि जो लॉजिस्टिक्स है आखिरी दिन के, वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं होने थे। जैसे ये भी नहीं पता था कि सारा दिन सर्विसेज डाउन रहेंगी, और शायद इसलिए की गई कि तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान पहुंचे। लेकिन ये ना भी होता तो भी बाकी लॉजिस्टिक्स हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे वो शायद अपने हल्के के बारे में अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं था उनका। लेकिन ये सारी बातें अब इररेलेवेंट हो गई हैं। बिल्कुल ठीक। अब सब कुछ हमारे सामने है। अब सूरत हाल ये है कि मेरा डिस्क्लेमर जब ये दिसंबर 2021 के अंदर, नवंबर 2021 में ये थोड़ी सी भिनक पड़ गई थी कि इमरान खान साहब से जो है एस्टैब्लिशमेंट हमारी उनका दिल उचाट हो गया है और उसको सियासत बाहर निकालना चाहते हैं। तो मैं हमेशा जियो के ऊपर रिपोर्ट कार्ड में रिपीटेडली हम रोजाना दूसरे चौथे दिन डिस्कस करते थे। अमेरिका मैं कहता था मेरा डिस्क्लेमर ले ले कि अल्लाह करे कि ये ना लेके आए, अगर लेके आए तो नाकाम हो जाए तहरीक एतमाद का जो वोट है, लेकिन ये लेके भी आएंगे और कामयाब भी होगा। अब मेरा डिस्क्लेमर ये है कि अल्लाह करे कि तहरीक मुस्लिम नून जो है वो हुकूमत ना बनाए, अल्लाह करे। सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस डिस्क्लेमर के बाद मैं कहता हूं ये बनाएंगे भी सही, चलाएंगे भी सही, क्योंकि इनको जो आज तक इस चीज का जायजा लिया ही नहीं गया, कोई खुद एहतसाबी हुई नहीं है कि मुस्लिम नून जो है इस जगह तक पहुंची है। तो वो कभी महंगाई के जिम्मे लगाते हैं, ये नहीं, वो जानते नहीं है, वो जानते हैं इस बात को कि ये महंगाई जिम्मेदार नहीं है। महंगाई जिम्मेदार होती, करप्शन जिम्मेदार होती, नाइली जिम्मेदार होती, इमरान खान साहब तो जमीन बॉस हो चुके होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन न्याजी साहब, मतलब सर मुझे एक सवाल और पूछने की इजाजत दें। सर अब केपी में तो पीटीआई बज़ाहिर हमें ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, लेकिन पंजाब और बलूचिस्तान अभी तक उस तरह वाजे नहीं है। आपके ख्याल में सर क्या वहां पर नून ही जाएगी अक्सरियत में और हुकूमत बनाने की पोजीशन में? और अगर ऐसा होता है तो क्या मरियम साहिबा ही चॉइस होंगी वजीर आला के लिए? सना बेटा, ये दोनों जगह पे बिल्कुल वाज़ेह है। पहली बात तो यह है कि इन ऑल फेयरनेस नून लीग पंजाब में जीत चुकी है और बहुत ही तकड़े तरीके से जीत चुकी है। अब 2-3-4 सीटें कम भी होती, क्या इमरान खान साहब को जब 114 सीट्स मिली थी और 21 सीट शार्ट से, तो क्या उन्हें हुकूमत नहीं लेती? ये अभी 2018 की बात कर रहा हूं मरकज के अंदर। और पीपल्स पार्टी ने तो एक हुकूमत आज तक नहीं बनाई, बेनजीर साहबा की 1988 की या 94 की या 2008 की, कि जो उन्हें कोलिशन का नाम बनाई हो। नवाज शरीफ साहब शायद पहली दफा बनाएंगे, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त मुस्लिम नून जो है वो बिल्कुल उनकी मेजॉरिटी जितने आजाद हैं पंजाब में बहुत आजाद जीता है, जो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जीता है। और जो जिनकी पहली प्रेफरेंस मुस्लिम नून है, या वो कहीं और कोई ऐसी पार्टी जो अगर मुस्लिम नून के साथ उनकी कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, तहरीक इंसाफ नहीं है उनकी जो प्रेफरेंस। और तहरीक इंसाफ के अपने बंदे सिर्फ 116 जीते हैं, मुस्लिम नून के अपने बंदे 140 जीते हैं, 140 जीते हैं, और इसे 48 सीट चाहिए, 8 सीट, और वो उसी दिन शामिल हो गए। उनके इस वक्त जो आजाद शामिल हुए वो ऑलरेडी सिंपल मेजॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह होता है, वहां तो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, वो पिया ने फैसला करना है और दुल्हन जो है का इंतखाब हो जाएगा, चाहे वो बना दे कदूस मजंजो को बना दे। लेकिन मैं आपको अभी वजीर आला का नाम बता देता हूं, वहां सरफराज बुख्ती इंशाअल्लाह वजीर आज़म बनेंगे, आप देख लेंगे। और पीपल्स पार्टी को वजारत आला मिल जाएगी, क्योंकि शामिल भी इसलिए कराए गए थे कि पीपल्स पार्टी को स्पेस दी गई थी। आखिरी दिनों में आके फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी को थोड़ी स्पेस ज्यादा दे, कि ये ना हो कि ये हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दे या इस दौरान हमें फर्स्ट एड करे। एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल था। चलिए, ये तो बड़ी खबर है सर। आखिरी सवाल बस आपसे करना चाहूंगी कि आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का सर अभी तक स्टांस क्लियर नहीं है। कभी बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी मुझे मशवरे मिल रहे हैं कि मैं अपोजिशन में बैठूं, लेकिन जरदारी साहब की राय कुछ और है। तो आपके ख्याल में बिलावल साहब की राय चलेगी या फिर जरदारी साहब की सियासत ही छाई रहेगी पीपल्स पार्टी के अंदर भी? कोई राय बिलावल साहब की नहीं है, कोई राय शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। हर राय के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं एक बिजनेस
प्लान कर रहा हूं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर, और मेरा स्टाफ उससे मुतफिक नहीं है, लेकिन सारे जाते उसके ऊपर चलते हैं क्योंकि एक बिजनेस प्लान होता है। यहाँ पे सियासत में तो बिलावल साहब ने जो अपोजिशन की है वो उनकी जरूरत थी, करनी चाहिए थी, चाहे वो अंदर से कुछ भी होते। इमरान खान साहब भी बेशक अंदर से मुस्लिम नून के साथ उनके इस तरह की सख्ती ना हो, लेकिन तकारीर में बड़ी सख्ती दिखाई जाती है। और खुसूस इलेक्शन का जब फरवर आता है या इलेक्शन का एक उबाल आया हुआ होता है तो इसके अंदर ये आपको लफाजी करनी पड़ती है। इसको माइंड नहीं करना चाहिए किसी पार्टी को, और माइंड करते भी नहीं। अब हमारी पार्टी मैच्योर हो गई। इमरान खान साहब को मसला और है कि वो गालम गलोच देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ये गलत बयानी होती हैं, वहाँ पे उनका जो निज़ाम बिल्कुल फ़र्क चल रहा है। चलो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, और वो बहुत ही इस वक्त कन्विंस है कि जो करें ठीक करें। बिलावल साहब जो हैं, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बारगेन हो रही होगी, उसके अंदर उनकी ये आस्किंग होगी कि हमें सदारत भी दे दें, हमें पंजाब का गवर्नर भी दे दें, हमें स्पीकरशिप भी दे दें, हमें सेनेट की चेयरमैनशिप भी दे दें, हमें फलां भी दे दें। पंजाब देखें, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई हक नहीं बनता कि हिस्सा ले मुस्लिम नून से। क्या वो सिंध के अंदर मुस्लिम नून को हिस्सा दे रही है? जाहिर है नहीं दे रही, ना मुस्लिम नून मांग रही है, तो ये किस खाते में उनसे पंजाब में हिस्सा मांग सकते हैं? ऊपर जो है बिलावल साहब पसंद फरमाएंगे कि हुकूमत में ना बैठे। अब क्राइसिस ये है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब जो कि ज्यादा अपने मुस्तकबिल की सियासत में जिनकी दिलचस्पी है, जो अगर ये मुस्लिम नून जिस अंधाधुंध तरीके से इक़्तिदार को दबोचना चाहती है, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम नून अपने मुस्तकबिल की सियासत से इस वक्त ज्यादा उनको परवाह नहीं है। उनका ख्याल है कि वक्त आएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनको ये बात पहले एक फिक्र जरूर ले ले। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये के साथ गुफ्तगू कर रहे थे सियासी मंजरनामे पर। सियासी जमातें क्या कुछ सोच रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो बादल नखास्ता करने पड़ते हैं, और ये सियासी जमातें भी शायद ऐसा ही करेंगी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर अपनी जो नशिस्तें जिनका वो क्लेम कर रहे हैं उनके हवाले से कानूनी तौर पर क्या चारा जो इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर उन्हीं का स्टांस लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से अभी तक हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठी हैं, उसमें एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी किसी हद तक डिसाइडिंग पोजीशन में नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको बज़ाहिर तो बड़ा क्लियर मैंडेट अवाम की तरफ से मिल चुका है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के और नताइज के बाद हुकूमत बनाने के लिए एथिकली दावत देनी चाहिए, या फिर ये बाकी सियासी जमातें माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके हुकूमत बनाने का इरादा रखती हैं? इसी के ऊपर बात करने के लिए और पीटीआई का इसके ऊपर स्टांस क्या हो सकता है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया, और क्योंकि प्रोग्राम हमारा ये पहला है इलेक्शंस के बाद, तो बज़ाहिर तो आपको मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक़ हैं और आपकी जमात भी, कि एक बड़ा वाज़ेह मैंडेट आपकी जमात को मिला है। लेकिन सर ये बताइएगा कि अभी तक क्लैरिटी मौजूद नहीं है। एक तो ये कि कुछ लोग आपकी जमात से टूट कर जा भी रहे हैं दूसरी जमातों में, और दूसरा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आपको वो स्पेस नहीं देनी है कि आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम ने जो अपना ट्रस्ट वो है रखा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रखा है, और उसकी बेसिक वजूहात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है जो इस वक्त जेल में है, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, वो जेल से नहीं भागा, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उसने कोई डील नहीं की, तो वो इधर ही रहा है, हम में है, हम में से है। इस वजह से सारे लोगों ने उसको किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक नैरेटिव बना रहे थे बाकी सारे लोग, अवाम ने उस नैरेटिव को बिल्कुल गलत साबित किया। अब आपका दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ कर जाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा इर्द गिर्द देख लेना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ क्या हुआ जब उसने पीटीआई छोड़ी। आपने देखना चाहिए कि परवेज़ खटक जो कि हमेशा से कहते थे कि वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन है, जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान को छोड़ा तो उनका फ्यूचर क्या हो गया। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें तो वो बड़ा ही बेवकूफ़ इंसान होगा पॉलिटिकली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त छोड़कर चला जाए। क्यों? नंबर वन, जिस अवाम ने इतने बड़ा मैंडेट पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अभी बल्ला होता तो आपको पता चलता, तो अगर बल्ले के बावजूद इन सब को जिताया है तो वो इनसे पूछ सकती है कि आपने हमारे वोट को क्यों बेचा। बिल्कुल ठीक।
ठीक है, तो इनको ये सोचना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं अगर ये पॉलिटिशियंस हैं और ये खास तौर पे फ्यूचर का देखते हैं तो बिल्कुल ना छोड़े। बाकी छोड़ना चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका भी पता चल जाएगा, आवाम को भी पता चल जाएगा कि आप किस किस्म के लोग हैं। और आपके इर्द गिर्द आपके बच्चे हर एक आपको कहेंगे कि आपने अपना ज़मीर बेच दिया, और आप उनके बच्चों को भी लोग स्कूलों में ये कहेंगे यार तुम्हारे बाप ने तो ये कर दिया। तो बेहतर है ना करें। अब तीसरी बात ये थी कि सारे लोग अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके हुकूमत बनाना चाहिए। 100 बिस्मिल्लाह करें। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विक्ट्री स्पीच की थी वो शेम स्पीच थी। आपके पास मेजॉरिटी है नहीं है, जस्ट बिकॉज आप कहते हैं कि वह मेजर हम सबसे बड़ी जमात है, उस लिहाज से JUI सबसे बड़ी जमात है KP में 7 सीटों के साथ, वो भी विक्ट्री स्पीच कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसी तरह करके क्या हम हुकूमत बनाएंगे, बना ले हुकूमत। लेकिन मायूस साहब फिर से एक क्वेश्चन है ना सर कि गवर्नमेंट के लिहाज से सीटें सबसे आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन आप जब तक किसी दूसरी जमात को साथ नहीं मिलाएंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आप भी नहीं जा सकते। तो एक तो ये कि PTI क्या किसी और जमात से बातचीत करना चाहती है? पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपने कार्ड शो नहीं किए हैं कि आया वो नून के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ एज ऑफ नाउ कोई इल्हाक नहीं करेगी। हम लोग अगर अपनी हमारी ये याद रखें कि हमारा मौक़िफ़ कैसे कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, वो इसलिए कह रहे थे कि अगर आप उसके पूरे स्टेटमेंट सुन ले, वो ये कहते थे कि हमारे पास 170 के करीब ऐसी सीटें जो हमने जीती हैं। अगर जब हमें वो सीटें मिल जाती हैं, वो नहीं मिलती है तो 150 155 वो सीटें हैं कि जिसके पास हमारे पास कम से कम फॉर्म 45 पूरे हैं। बाकी जो 25 लगता है कि जीते हुए नहीं, जिन पे लगता नहीं है, जिनके फॉर्म 45 100% हमारे पास हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे तो हम जीते हुए हैं। जिनके हमारे पास 100% नहीं है, लेट्स से 70% है, 60% है, 80% है, और हम समझते हैं हम जीते हुए हैं, वो बाकी के 25% है। मैं ये समझता हूं उस बेसिस पे है। लेकिन अगर वो कोई हमें नहीं देता, कोई मसला नहीं है, हम ऑपोजिशन पे जाएंगे। लेकिन यहां पे एक मैसेज है, मैं उन पॉलिटिशियन को, स्पेशली मैं बिलावल साहब को ये कहूंगा कि देखें, आप अपनी एक सियासत स्टार्ट करें, आपका फ्यूचर है, आप यहां से अपना कोर्स चेंज कर लें और ये जो खरीदो फरोख्त की सियासत है ये मत करें। नंबर 2, आपको पता है आपके साथ के जो लोग हैं, कायरा साहब हैं, आपके साथ जो पुराने आपके वो थे नवाज खोकर साहब, नदीम अफजल चंद साहब, इन सब लोगों ने आपको एक मशवरा दिया। और ये याद रखें, हर वो शख्स जो कि एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे फॉर्म 45 के लिहाज से भी PTI जीती थी, तो आप अपने सारे कारकुनों को कहें कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कहा कि मैं हार गया हूं, PTI जीत गई है। एग्जैक्टली कायरा साहब ने कहा। तो इस किस्म के आपको चाहिए कि अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो उन हलकों में थे जिनमें PTI जीती है, आप उनको कहें कि PTI के साथ खड़ी हो जाए। इमायू साहब, लेकिन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर फिर भी किसी स्टेज के ऊपर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारी नून से नहीं बनती है, हम चाहते हैं कि कोई और जमात आ गया है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज पे ये समझेगी कि वो PTI के साथ पीपल्स पार्टी को साथ मिलाए? नून को तो ऑब्वियसली नहीं मिलाएंगे। देखिए, मैं अगर जनरली स्पीकिंग, मैं बिलावल को समझता हूँ उसके पास कोई बैगेज नहीं है एज अपोज टू जरदारी साहब, उनके पास बहुत बड़े बैगेजेस हैं, ठीक है। सो अगर बिलावल कोई ऐसी बातें करता है कि वो हमें ये बताए कि वो वाकई उसकी सोच भी है और वो अपनी पार्टी को एक मुख्तलिफ सिमत में लेकर जाना चाहे, तो बात हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे ये पता है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, जो हमारे चेयरमैन इमरान खान के साथ हुआ है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया और हमेशा कहा है कि हमारी वजह से हुआ है। तो एज ऑफ नाउ मैं या हमारे अवाम या वो लोग हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम उनके साथ इल्हाक करें, अनटिल अनलेस दे कम आउट क्लीन और कहें कि यार हमने गलती, देखिए हमने भी गलतियां की हैं। इमरान खान बना चुके हैं कि अपोजिशन में बैठना है? नहीं, हम तो जहन बना चुके हैं कि हमें हमारी सीटें वापस मिलेंगी। हम तो वो जहन बना के, सवाल ये है ना, दोबारा स्टे की तरफ चली गई सवाल ये है ना कि मेरा सवाल है, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल तो उठा सकता हूं आपके तवज्जुह से कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बेज़ाब्तियां नजर आई थी, जिसकी बेसिस पे आपने हमसे हमारा बल्ले का निशान ले लिया। आज आपको इन इलेक्शन में कोई बेज़ाब्ती नजर नहीं आ रही? अगर नहीं नजर आ रही, आपके अपने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि साइफर केस में थी, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट पढ़ ले। उसमें उन लोगों ने कहा था कि जो जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं, उन जेन्युइन इलेक्शंस के सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। क्या ये इलेक्शन वो क्राइटेरिया पे उतरती है? नहीं उतरती। अच्छा, एक सवाल और हिमायू साहब कि क्या पंजाब में बड़ी जो कांटे का मुकाबला है आपकी सीट्स और नून लीग की सीट्स में, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की राह हमवार हो सकती है? अगर हमें हमारी सीटें मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। अगर हम देखिए,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये प्रूफ कर दिया है वो खाली पैसों के चोर नहीं है, वो वोट के भी चोर हैं। वो खरीदो फरोख्ती में भी तो सबसे जो ज्यादा लोग आपकी माहिर जमात हैं। से उनमें गए हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन तो पीटीआई नहीं ले सकती, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से देखिए, कुछ किया तो जा नहीं वो सकता। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं हैं। अगर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स करके अपनी बोली लगवाते हैं तो वो अपने ज़मीर की बोली लगवाते हैं और उनसे सवाल पूछेगी वो अवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, उन कैंडिडेट्स को नहीं दिया। डॉक्टर हुमायूं का नाम जो था ना, ये एक खंबे का नाम है जो चलता फिरता खंबा है। मुझे अगर वोट मिलेंगे तो वो इमरान खान के नाम पे मिल रहे हैं। तो Basically अगर वो भी मैं जाके इमरान खान का नाम बेच रहा हूं और जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, तो जिन्होंने वोट दिए मैं उनके वोटों के साथ खयानत कर रहा हूं। अब वो जाने और मैं जानूं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। यकीनन एक्सपेक्टेशन तो पीटीआई की यही कि वफाक में और पंजाब में और खासतौर पर केपीके में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बाकी पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज हैं वो क्या राय रखती हैं और वो क्या इतनी ही सादा तरीके से रास्ता साफ करके पीटीआई के लिए राह हमवार कर सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी मौक़िफ़ है कि जिन सीटों के ऊपर वो कामयाब हुए हैं उनको ज़बरदस्ती अगर तो हरवाया गया है तो कम अज़ कम उनके तमाम सबूत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम करने होंगे। अगले आने वाले दिन ये वाज़े करेंगे कि वफाक में आया किस जमात की हुकूमत बनती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।